Yes, we are live now. Hello all and welcome back again to GS Prelims रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ में फ़िलहाल हम लोग बातें कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की और इसी सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री के बाद अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट। मिडिवल हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे मुग़ल डायनेस्टी के बारे में। जो ये मुग़ल डायनेस्टी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मिडिवल हिस्ट्री में अगर देखें तो मोर देन 50% तो इसी का ही इलाका है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज की डेट में और इनफैक्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए यूपीएससी का ये फोकस एरिया बनते आ रहा है। इवन जो अदर देन सीएससी एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज है, उसके अलावा भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बाकी एग्ज़ामों में भी बढ़ रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि सिविल सर्विसेज में भी इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए और लास्ट ईयर्स में भी अगर देखेंगे पिछले 2-3 सालों में तो इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रही है। तो ये जो मुग़ल डायनेस्टी है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर देखें कि आखिर में इस डायनेस्टी में यानी कि मुग़ल डायनेस्टी में हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करें, तो देखिए मुग़ल डायनेस्टी में 2-3 चीज़ें हैं जिसको कि हमें देखना है। जैसे कि सबसे पहले इस मुग़ल डायनेस्टी को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स अबाउट डायनेस्टी। बेसिक्स अबाउट डायनेस्टी यानी कि इसमें कौन कौन रूलर थे, क्रोनोलॉजी क्या रही है, कौन कौन से वॉर लड़े गए हैं, किसके किसके बीच में वॉर लड़े गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वॉर के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मुग़ल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो मुग़ल और बाद में हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं लेटर मुग़ल के नाम पे। इनफैक्ट ये जो लेटर मुगल्स हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भी करते हैं, तो हम लोग इसे बाद में कर लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कशन के दौरान में करेंगे या फिर लास्ट पार्ट में कर लेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इलाका है वो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आर्किटेक्चर वगैरह किया गया है, इसके अलावा पेंटिंग एंड जो म्यूज़िक है, क्योंकि तमाम चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेम्पल के लिए तो गुप्ता पीरियड है, लेकिन बाकी जितनी भी आर्ट एंड कल्चर है वो मुग़ल डायनेस्टी से ही रिलेटेड और यही मुग़ल डायनेस्टी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन आवर आर्ट एंड हिस्ट्री। केवल और केवल प्रीलिम्स नहीं बल्कि मेंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पर बेसिक्स के बारे में, इनफैक्ट आज ही हम लोग बेसिक्स देखेंगे, डायनेस्टी के रूलर के बारे में, क्रोनोलॉजी देखेंगे। दूसरा हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक, जो कुछ भी बाकी चीज़ें होंगी उसको हम लोग कल देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। लेटर मुगल्स को करने के बाद ही हमारा ये जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 और भी छोटी छोटी चीज़ें उनको भी हम लोग इंक्लूड करके फिर हमारी जो ये मिडिवल हिस्ट्री है इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू मॉडर्न हिस्ट्री। फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की ओर में बढ़ जाएंगे। तो फटाफट ज़रा शुरू करते हैं और देखते हैं बेसिक्स अबाउट डायनेस्टी के बारे में कि आखिर में मुग़ल डायनेस्टी में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब देखिए मुग़ल डायनेस्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो मुग़ल डायनेस्टी से जस्ट पहले जो डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी में अब आपको पता है कि जब भी कोई डायनेस्टी वगैरह काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है तो उसमें जो बाकी राजा के साथ साथ सहयोगी होते हैं उनकी भी थोड़ी सी इच्छाएं हो जाती हैं, उनका भी मन करता है कि यार हम भी थोड़ी देर के लिए सुल्तान बन जाते हैं। तो इस सुल्तान बनने के कारण से आपस में लोगों का मिसट्रस्ट हो जाता है, लोग एक दूसरे के बागी हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और इस खिलाफ होने का ही नतीजा होता है कि जो राजा होता है उसके जो साथ वाले लोग होते हैं वही उस राजा को ही, उस सुल्तान को ही मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सेम केस यहाँ लोधी डायनेस्टी में भी यही चीज़ होती है। जो इब्राहिम लोधी रहता है, ही वॉज द लास्ट रूलर। इब्राहिम जो लोधी रहता है, एक तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बंदा भी रहता है, गड़बड़ इन द सेंस की बेइज्जती कर देता है लोगों की। तो इस कारण से इब्राहिम लोधी के शत्रु, इब्राहिम लोधी के एनिमी बहुत सारे हो जाते हैं। अब ये अगर एनिमी में देखा जाए तो इसी के अंकल हैं या इसी के दोस्त हैं, यही लोग होते थे। जैसे कि एक बंदा था जिसका नाम था दौलत खान लोधी, दिस इज़ दौलत खान लोधी। एक तो ये बंदा हो गया। इसके अंकल थे जिनका नाम था आलम खान लोधी, तो दिस इज़ आलम खान लोधी। और एक और हिंदू रूलर था एंड ही वॉज राणा सांगा, तो दिस इज़ राणा सांगा। ये 3 लोग थे बेसिकली जिन्होंने कोशिश की किसी तरीके से इब्राहिम लोधी को हटा दिया जाए। और इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए जो इनवाइट किया गया वो इनवाइट किया गया
बाबर को। अब ये बाबर कहाँ से आ जाता है? बाबर इस समय अफगानिस्तान का जो इलाका था वहाँ पर रूल कर रहा था। कलंदर बोल सकते हैं, जो कांधार का इलाका है बेसिकली, वहाँ पर ये रूल कर रहा था। ये जो बाबर था ये चगताई डायनेस्टी का था, या फिर बोल सकते हैं चगताई सेक्शन का था। तो दिस इज CHUGHTAI सेक्शन, चगताई वंश भी इसको बोल सकते हैं आप। चगताई वंश का था। बाबर के बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये मंगोल और तुर्क दोनों के साइड से था। मतलब बेसिकली जो इसके फादर साइड थे वो तुर्क थे और जो मदर साइड था वो मंगोल का था। इसको एक टाइटल भी दिया गया था और वो था कलंदर। दिस इज कलंदर की उपाधि, कलंदर टाइटल इसको दिया गया था। तो ये था बाबर के बारे में। बाबर इनफैक्ट 1526 में दोनों के बीच में फाइट होती है। 1526 में जो इब्राहिम लोदी है और जो ये बाबर हैं, इन दोनों के बीच में वॉर होती है और फिर अल्टीमेटली इंडिया में जो मुगल डायनेस्टी है वो फिर आ जाती है। और ये जो होती है इसको बुलाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, सबके बारे में बात करेंगे। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, फर्स्ट वॉर हुआ था, उसमें जैसे बाबर हो गए, इब्राहिम लोदी हो गए। दूसरा जो वॉर हुआ था उसमें हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, और जो तीसरा वॉर होता है फिर अल्टीमेटली वो अहमद शाह अब्दाली के बीच में हो जाता है। तो बात करेंगे क्या चीज़ है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है और यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी है उसका एंड हो जाता है और लोदी डायनेस्टी का फॉल डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली इंडिया में बाबर आ जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए मुगल डायनेस्टी यहीं से स्टार्ट होती है। दिस इज़ मुगल डायनेस्टी, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। देखिए एक छोटी सी जानकारी, हालांकि जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो मुगल है ये अपने आप में एक बैड वर्ड है। मतलब मुगल जो है वो एक तरीके की आप बोल सकते हैं एब्यूज़ था, और ये बताया जा रहा था कि इस्लाम को, दे वर नॉट द फॉलोअर ऑफ द इस्लाम, दे वर नॉट द ट्रू पीपल, ये मिक्स्ड ब्लड हैं और इसीलिए इनको मुगल बोला जाता था। हालांकि बाद में औरंगजेब ने इसको कोशिश किया था कि हम लोग इस्लामिक पद्धति पर, इस्लामिक मेथोडोलॉजी पर ही चीज़ों को लेते आएँ। बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी कि आखिर में उसने क्या किया था और क्या सिस्टम आखिर में किया गया था औरंगजेब के द्वारा। ही वॉज ट्रू हार्डकोर सुन्नी मुसलमान औरंगजेब। देखेंगे क्या चीज़ है। बाकी अगर बात किया जाए बाबर हो गया, जो पूरी मुगल डायनेस्टी, आखिर ये इस्लाम के कौन से सेक्ट से रिलेटेड हैं? तो ये लोग सुन्नी सेक्ट से रिलेटेड थे। तो ये सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम से रिलेटेड थे, इनको प्रीच किया करते थे। इवन जितने भी लोग थे, अकबर, इनफैक्ट अकबर ने एक इबादत खाना करके भी खोला था और इबादत खाना में शुरुआत में जो एंट्री थी वो केवल और केवल सुन्नी मुसलमानों की थी, लेकिन बाद में हालांकि सबके लिए ओपन कर दिया गया था। इवन बाद में हिंदू, क्रिश्चियन, जैन सबके लिए ओपन कर दिया गया था। तो भी देखेंगे क्या चीज़ है। अब देखिए बाबर जब 1526 में इंडिया में एंटर कर जाता है तो ये 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक था, 1530 तक था, लेकिन किसी भी साल ये खाली नहीं बैठा था। हर साल इसने वॉर किया है। जैसे कि 1526 में पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1526 में सबसे पहले तो पानीपत का ही वॉर हो रहा है, जैसे पानीपत। फिर उसके बाद से खानवा का युद्ध होता है, दिस इज खानवा का जो वॉर होता है वो 1527 में होता है, अगले ही साल। किसके साथ होता है? राणा सांगा के साथ हो जाता है, दोनों के बीच में मिसट्रस्ट हो जाता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, दिस इज चंदेरी का वार हो जाता है 1528 में, और लास्ट में 1529 में पटना के पास में युद्ध होता है, दिस इज पटना वॉर भी आप इसे बोल सकते हैं 1529 में। और उसके बाद से बाबर की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बाबर का अल्टीमेटली यहाँ पर एंड हो जाता है। और बाबर के बाद, दिस इज़ बाबर, यहाँ पर फर्स्ट रूलर में लिख दे रहा हूँ, बाबर के बाद अल्टीमेटली इनके जो लड़के रहते हैं हुमायूं, तो हुमायूं यहाँ से आ जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं। हुमायूं को लेकर के भी देखिए इस मुगल डायनेस्टी में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। सारी स्टोरीज़ को तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे, इवन हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी उतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोरीज़ बहुत सारी हैं। एंड दिस शुड बी, अगेन ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, सब चीज़ें डिस्कस भी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे हिंदू राजाओं की एक कह सकते हैं कि ब्रेवरी को दिखाया गया है। और इनफैक्ट हमारे बुक्स में उतना मेंशन भी नहीं मिलता है, जबकि इन सब चीज़ों को दिखाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मुगल डायनेस्टी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वही अगर राजपूत राजाओं के बारे में बात करें उतना मेंशन नहीं मिलता है। दुर्गावती के बारे में नहीं मिलेगा, और इनफैक्ट जो एक्चुअल हिस्ट्री होनी चाहिए, द इंडियन हिस्ट्री, वो चीज़ें हमें अपने ना तो सिलेबस में मिल पाती हैं और ना ही सिलेबस की जो टेक्सचुअल बुक्स हैं उसमें भी नहीं मिलती हैं।
बट स्टिल आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तमाम नॉवेल्स हैं, तमाम स्टोरी बुक्स हैं, वहाँ पर भी चीज़ें मिलती हैं। इवन छोटे बच्चों को रक्षाबंधन वगैरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और वो इन्हीं मुगल से ही रिलेटेड है। रक्षाबंधन दुर्गावती, रानी दुर्गावती और हुमायूं के बीच का स्टोरी है, कैसे ये राखी भेजती हैं और अल्टीमेटली यहाँ पर जो गुजरात से अटैक हुआ था उससे अपने आप को सेव करवाती हैं। हालांकि बच नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती हैं। तो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वापस से आते हैं हम लोग बाबर के पास में। तो बाबर ने अल्टीमेटली इतने सारे वॉर लड़े थे। अब बाबर का लिटरेरी टेस्ट भी था, तो दिस इज़ लिटरेरी टेस्ट भी था, और इसने क्या किया था, इंडिया के बारे में लिखा था। कहाँ पे लिखा था? बाबरनामा। तो दिस इज़ बाबरनामा। किसने लिखा था? खुद लिखा था। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था। लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है टर्किश होगी, तो लैंग्वेज जो है वो टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। अब आगे तो पर्शियन आने वाला है, बाकी जो मुगल्स हैं वो तो पर्शियन है, तो इसका क्या किया जाएगा? ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। किसके द्वारा किया गया था? किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे खान खाना बोलते हैं इसको। अब देखिए ये जो खान खाना है ये अपने आप में क्या है? दिस इज़ अ टाइटल, ये एक टाइटल है, ब्रेवरी का टाइटल है। अब यहाँ पर थोड़ी मोड़ी और भी छोटी मोटी स्टोरीज़ हैं, जैसे कि अब्दुल रहीम, ये बंदा कौन था? ये बंदा था बैरम खां का लड़का। दिस इज़ बैरम खां का लड़का था। अब बैरम खां कौन था? बैरम खां था प्रोटेक्टर, बॉडीगार्ड जिसको बोल सकते हैं आप। दिस इज़ प्रोटेक्टर ऑफ, किसका प्रोटेक्टर था? ये प्रोटेक्टर था अकबर का। अकबर का प्रोटेक्टर था बैरम खां, उसका लड़का था अब्दुल रहीम। और इन्होंने अकबर के टाइम पीरियड में इस बाबरनामा का ट्रांसलेशन किया था। ध्यान रखिएगा, बाबर के टाइम पे नहीं हो रहा है, बाबर का टाइम तो बहुत पहले है। ये सारा ट्रांसलेशन जो होता है अकबर के टाइम पीरियड में होता है। तो किसका ट्रांसलेशन है? बाबरनामा का ट्रांसलेशन है, पर्शियन में किया गया था। अब यहाँ पर ये जो टाइटल है वो किसने दिया था? ऑब्वियस सी बात है, किसने दिया होगा? अकबर ही दिया होगा, सीधी सी बात है। अकबर के टाइम पीरियड की बात है तो अकबर ने ही दिया होगा। तो अकबर ने दिया था, और दिया क्यों था? क्योंकि इसने गुजरात में फ़तह किया था, गुजरात वॉर को इसने विन किया था, और अल्टीमेटली फिर इसको खान खाना का टाइटल दे दिया गया था। तो ये चीज़ है बेसिकली इसके बारे में। अब इस बाबरनामा में लिखा क्या गया है? इस बाबरनामा में इंडिया में क्या चीज़ें अच्छी लगीं और क्या चीज़ें नहीं लगीं उसके बारे में है। तो दिस इज़ बेसिकली लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस बाबरनामा में। अब्दुल रहीम के बारे में हम लोगों ने चीज़ें देख ही लिया है। अब देखिए जो बाबर था ये अल्कोहलिक था, ठीक है, अल्कोहल का बड़ा ही जो है शौकीन था, और इसी वजह से अभी भी काबुल में जो है शराब दी जाती है, अल्कोहल दिया जाता है। अब इसका जो टूम था बेसिकली, जो इसका मकबरा था वो वहीं काबुल में ही है, और वहीं पर इसको मतलब कि शराब वगैरह दी जाती है जो भी यहाँ पर टूम में जाता है। अब देखिए जितने भी हमारे मुग़ल रूलर्स हैं, जितने भी हमारे मुग़ल रूलर्स हैं, उन सारे मुग़ल रूलर्स का सबका जो टूम है वो इंडिया में ही है, मतलब विद इन इंडिया है। लेकिन 3 ऐसे रूलर हैं जिनका आउटसाइड इंडिया है। तो आउटसाइड इंडिया वाले जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन है? एक तो हो गया आपका बाबर खुद ही। बाबर का जो है अभी पता चल गया कहाँ पर है, काबुल में है। काबुल इज़ इन अफ़गानिस्तान, देख रहे होंगे अभी आजकल बहुत न्यूज़ में बना हुआ है बिकॉज ऑफ द तालिबान। दूसरा जो है वो है जहांगीर का। जहांगीर का जो टूम्ब है वो है लाहौर में, लाहौर में इनकी टूम्ब है। और तीसरे हैं जो बहादुर शाह हैं। अब बहादुर शाह, दिस इज़ बहादुर शाह जफ़र ऑब्वियसली लास्ट रूलर। ये कहाँ पर है? यहाँ ये इनका है रंगून में, दिस इज़ इन रंगून म्यांमार। क्यों? क्योंकि एग्जाइल पे भेज दिया गया था इस वजह से। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ स्टार वाला क्वेश्चन, तो इस वजह से इसको ध्यान रखना है किसके किसके कहाँ कहाँ पर आपके टूम्ब बनाए गए हैं। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुमायूं, बाबर के बाद नेक्स्ट जो आते हैं रूलर वो आते हैं हुमायूं। तो सेकेंड वन इज़ हुमायूं, दिस इज़ हुमायूं। अब देखिए हुमायूं जो है बंदा गड़बड़ था, गड़बड़ इसलिए था क्योंकि ये ओपीएम वाला था। ओपीएम, पिताजी शराब पीते थे, बेटा जो है गांजा फूकता था, तो ये बेचारे ओपीएम वाले थे। तो ओपीएम वाले लोग ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, और यही रीज़न था कि 1530 में आफ्टर द बाबर ही टुक द थ्रोन, इसने शासन गद्दी को संभाला, लेकिन लंबे समय तक चला नहीं पाया। 1556 में ही सूरी, मतलब सुर डायनेस्टी के जो थे शेरशाह सूरी, इसने अटैक कर दिया था, और अटैक करने के बाद में अल्टीमेटली हुमायूं का कार्यकाल जो है कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब कि 15 साल के लिए बीच में
डिसरप्टेड रहा। तो 15 ईयर बीच में ये डिसकंटिन्यूड है, ये ध्यान रखिएगा, 1530 से 1556 के बीच में डिसकंटिन्यूड है। इसने एक इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब कंस्ट्रक्ट करवाई थी, एंड दैट वाज दीन पनाह। दीन पनाह इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था और वो एक इम्पॉर्टेंट था। इसने बैटल ऑफ बिलग्राम जो हुआ था 1540 में, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 1540 में एक बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ था, बैटल ऑफ बिलग्राम, और इसी बैटल ऑफ बिलग्राम में ही शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया था। और हराया ऐसा था कि इनको जान बचा करके भागना पड़ा था, और अल्टीमेटली इंडिया से बाहर हुमायूं चले गए थे, इनफैक्ट अफगानिस्तान में, वहाँ पर इनको मतलब बचा करके रखा गया था, अदरवाइज इनका पूरा इनका पूरा का पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाता। हुमायूं जब ये मतलब कि हुमायूं ने जब अपना थ्रोन संभाला था, तो इन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया था अपने भाइयों के बीच में। इनके भाई कौन कौन थे, तो इनके ब्रदर्स का भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है भाई जिनका नाम है कामरान, तो दिस इज़ कामरान, दूसरे हैं अस्करी, और तीसरे हैं हिंडाल। कामरान, अस्करी और हिंडाल, ये 3 लोग थे, और तीनों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया गया था। हुमायूं जब शुरू में आए थे तो ये भी बड़े ही जो है एग्रेसिव मैन थे, और इन्होंने कई सारे बैटल लड़े थे। कई सारे बैटल लड़ने का ही रीज़न था कि इन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि इनका जो इलाका था उसको बड़ा ही बहुत मतलब बढ़ा करके रखा था। इन्होंने बुंदेलखंड वॉर लड़ा, तो दिस इज़ बुंदेल, एक सेकेंड, यस, इन्होंने बुंदेलखंड का वॉर लड़ा। बुंदेलखंड के बाद में फिर गुजरात का वॉर लड़ा गया था, दिस इज़ गुजरात, और गुजरात के बाद में अल्टीमेटली चौसा का युद्ध होता है, और चौसा के युद्ध के बाद में अल्टीमेटली ये वापस से सासाराम बिहार के साइड में आ जाते हैं, और शेरशाह सूरी को परेशान करते हैं उस बिहार वाले रीजन में। जो बिहार वाला रीजन था बेसिकली वो शेरशाह सूरी ये रूल करता था। और यहाँ पर शुरुआत में क्या होता है कि शेरशाह सूरी हारते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से जब हुमायूं ने चारों ओर से घेर लिया था और शेरशाह सूरी के जो लड़के थे उनको कैप्चर कर लिया था, तो फिर शेरशाह सूरी का दिमाग हो गया गर्म। शेरशाह सूरी ने फिर कहा कि आओ बेटा समझाते हैं, और बिलग्राम के वॉर में अल्टीमेटली बैटल ऑफ बिलग्राम में हुमायूं को ऐसा भगाया कि इनको राज्य छोड़ करके जाना पड़ा, और इस तरीके से बीच में सूर्य डायनेस्टी आ जाती है। सूर्य डायनेस्टी आ जाती है 1540 में, और ये 1540 से 1555 तक चलती है, इनफैक्ट 56 तक चलती है। 15 साल तक का ये डिसरप्शन आ जाता है सूर्य डायनेस्टी में, मतलब सूर्य डायनेस्टी आ जाती है और मुगल डायनेस्टी में डिसरप्शन आ जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड डायनेस्टी आई वुड से सूर्य डायनेस्टी थी। तो अपने आप में इसकी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखेंगे तो सूर्य डायनेस्टी के भी चीज़ों को देखेंगे। बहुत ही अच्छी डायनेस्टी, बहुत ही कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड डायनेस्टी के फॉर्मेट में थी। अब वापस से आते हैं, जब सूर्य डायनेस्टी के बारे में ही बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे कि कई सारी रोड बनाई गई थी। जीटी रोड जो है यहीं बनाई गई थी। इसके अलावा बहुत सारे सराय भी बनाए गए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे जब बात करेंगे सूर्य डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने रोहतासगढ़ एक फोर्ट भी बनवाया था। दिस इज़ रोहतासगढ़ फोर्ट। रोहतासगढ़ फोर्ट कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है। और दूसरी चीज़, इन्होंने इनका जो टूम्ब है वो है सासाराम बिहार में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इनफैक्ट कनिंघम थे, उन्होंने बोला था कि अगर कोई ताजमहल के बाद दूसरी सुंदर चीज़ है तो वो यही सासाराम में जो इनका टूम्ब है, सासाराम में जो इनका मकबरा है सासाराम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम झील के बीच में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। कभी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, देख सकते हैं। अब जो हमारे हुमायूं साहब थे, इनकी वाइफ थी हमीदा बानो बेगम। दिस इज़ हमीदा बानो बेगम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आर्ट एंड कल्चर क्या रोल प्ले किया है? इन्होंने डबल डूम्ड स्ट्रक्चर बनवाए हैं, डबल डूम्ड। अब ये डबल डूम्ड स्ट्रक्चर आया कहाँ पे है? ये आया है हुमायूं के ही मकबरे में। तो दिस इज़ हुमायूंस टूम, दिल्ली में है, जाके देख सकते हैं। अगेन ओपन होता है, घूमने के लिए होता है, और 4 बाग पद्धति से बनाई गई है। तो दिस इज़ 4 बाग। 4 बाग का मतलब चारों मैदान होते हैं, घास होते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। तो डबल डूम नहीं, डबल आर्क बोलते हैं इसको, डबल आर्क स्ट्रक्चर है, और ये अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो दिस इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया है। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी जो
बहन थी, हुमायूं की जो बहन थी, सिस्टर यहाँ पे लिख देते हैं, जो सिस्टर थी इनका नाम था गुलबदन बेगम। तो दिस इज़ गुलबदन बेगम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हुमायूं के ऊपर में एक किताब लिख दी थी और वो भी टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। नाम था हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। तो बाबर ने लिखा बाबर नामा, हुमायूं ने हुमायूं नामा, लेकिन हुमायूं ने नहीं लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा। लैंग्वेज क्या थी, वही पुरानी जो चल रही थी, टर्किश लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज, है ना। तो ये चीज़ें की गई थी। और ये जो लिखा गया था, ये हुमायूं नामा अकबर के ही टाइम पीरियड में लिखा गया था। तो अब अगर बात करें तो अकबर के टाइम पीरियड में क्या क्या लिखा गया है, अकबर के टाइम पीरियड में हालांकि बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, बाबरनामा का ट्रांसलेशन करा दिया गया था। तो दिस इज़ बाबरनामा का ट्रांसलेशन पर्शियन में, ठीक है, ट्रांसलेशन। और दूसरी चीज़ जो लिखवाई गई थी वो थी हुमायूं नामा। तो दिस इज़ हुमायूं नामा लिखवाया गया था, जो कि इस गुलबदन बेगम मतलब जी ने लिखा था। अकबर, इन्होंने इनके भी टाइम पीरियड में जो अबुल फजल थे उन्होंने लिखा था, क्या क्या, अकबर नामा लिखा था। दिस इज़ अकबर नामा, अकबर के बारे में था। और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आयन अकबरी लिखी गई थी, आयन अकबरी। आयन अकबरी में भी अगेन कई सारे चैप्टर्स या फिर कह सकते हैं इसकी अलग अलग जो है यूनिट्स बना करके रखी गई है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है अकबर के टाइम पीरियड की। तो अकबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रूलर है, और अपने आप में खुद में ही एक डायनेस्टी है, और अपने आप में खुद में ही कह सकते हैं कि एक ये बढ़िया बंदा था। हालांकि इनकी जो अकबर हैं उनकी अच्छाइयों को बुक्स में दिखाया गया है, लेकिन जो इनका जो मतलब बैड स्टेट है उसको बुक्स में जनरली नहीं दिखाया गया, बट स्टिल यू कैन रीड इट थ्रू नॉवेल्स एंड डिफरेंट अदर मटेरियल्स, उसको भी देख सकते हैं। खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। हुमायूं फिर अल्टीमेटली 1556 ईस्वी में 1556 में जब सुर डायनेस्टी वीक पड़ती है, तो सुर डायनेस्टी के वीक पड़ने के बाद अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ बैरम खां की हेल्प से जो हुमायूं है वापस से दिल्ली सल्तनत को ले लेते हैं, यानी कि दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, और वापस से जो मुग़ल डायनेस्टी है वो फिर से आ जाती है, वापस से मुग़ल डायनेस्टी आ जाती है। अब हुमायूं के बाद जो इनके लड़के रहते हैं उनका नाम रहता है अकबर। तो दिस इज़ अकबर का टाइम पीरियड अब आ गया है। तो अकबर जो है वो बचपन से ही, मतलब इनको बचपन से ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इन्वॉल्व कर लिया गया था, और इनको गजनी, दिस इज़ गजनी, एक्चुअल में GH होता है, एक सेकेंड, गजनी और लाहौर का सूबेदार बना करके रखा गया था। सूबेदार का मतलब वही है कि जो रिवेन्यू कलेक्टर था, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा रिवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। कई नाम होते हैं, आमिल बोलते हैं, सूबेदार भी आप इसको बोल सकते हैं। तो सूबेदार, ठीक है, सूबेदार थे। जब हुमायूं की मौत होती है, हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, हुमायूं की डेथ भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कैसे हुई थी, सीढ़ी से गिर के हो गई थी। तो जब ये स्टेयर से गिर करके बेचारे मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो अल्टीमेटली अकबर उस समय कहाँ रहते हैं, डेथ के टाइम पर, डेथ ऑफ जो हुमायूं है इनके टाइम पर जो अकबर थे वो कालानौर में थे, कालानौर। और कालानौर में चूँकि ये थे, अच्छा, जब स्टेयर केस से इनका मतलब गिर जाते हैं, तो इस समय अगेन यहाँ पर जो डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी के ही जो लोग थे, और उसमें एक बंदा था, हिंदू रूलर था, उसका नाम था हेमू। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड रूलर था। तो हेमू ने फिर से कैप्चर करने की कोशिश की थी। और वहीं दूसरी ओर गजनी के साइड में ही कालानौर, और वहाँ पर जैसे आप ये समझ सकते हैं इस तरीके से, दिस इज़ आवर इंडिया, मान लेते हैं कि हमारा इंडिया है, ठीक है। और इस साइड में कहीं पर अकबर साहब बैठे हुए हैं कालानौर के साइड में, और यहाँ पर फिर हेमू ने अटैक किया हुआ है। हेमू जो है वो वापस से कैप्चर करने को रखा हुआ है, और यहीं पे हमारे हुमायूं साहब भी हैं। तो हुमायूं साहब की डेथ के बाद में एक तरफ जहाँ हेमू है ये कोशिश कर रहा है कि वापस से अपनी जो खोई हुई पावर है सुर डायनेस्टी वाली उसको वापस से रीगेन कर ले, और वहीं दूसरी ओर अकबर जो है वो मुग़ल डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली यहाँ पर खुद का कोरोनेशन कर लेते हैं, खुद का जो है राज्याभिषेक करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो कोरोनेशन करवाया जाता है, यहाँ पर जो इनका राज्याभिषेक करवाया जाता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है। अब देखिए इस्लाम में जो मतलब राज्याभिषेक वगैरह कराया जाता है किसी न किसी काजी के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो काजी साहब थे उनका नाम था मिर्ज़ा अबुल कासिम। तो दिस इज़ मिर्ज़ा अबुल कासिम भी, ठीक है, कासिम यहाँ लिख देते हैं।
तो मिर्ज़ा अबुल कासिम ये साहब थे जिन्होंने इनका जो है राज्याभिषेक किया था। और राज्याभिषेक यानी कि इंडिया से बाहर हो रहा है और हुमायूं की जहाँ पर डेथ हुई है उससे भी बाहर हो रहा है, तो ये राज्याभिषेक वगैरह करवा दिया गया था। राज्याभिषेक करवाने के बाद में अब बैरम खां इनकी हेल्प करेगा। तो बैरम खां, दिस इज़ बैरम खां किसके साथ मिलकर के, अकबर के साथ मिलकर के अपनी पावर को गेन करने के लिए अल्टीमेटली चला जाता है इंडिया। लेकिन इंडिया में रेसिस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, इंडिया में ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं हेमू साहब, और इन दोनों के बीच में अल्टीमेटली वॉर होगा और इस वॉर का नाम है पानीपत का वॉर। तो यानी पानीपत का सेकेंड वॉर हो रहा है ये, दिस इज सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत। किसके किसके बीच में, अकबर, बैरम खां और हेमू के बीच में। अब यहाँ पर देखिए जो अकबर साहब हैं ये पढ़ रहे थे वीक, इनका जो वॉर साइड था वो वीक पड़ रहा था। लेकिन हुआ क्या, किस्मत बड़ी अच्छी थी अकबर की, और अकबर ने जब एक तीर मारा तो हेमू की आंख में लग गया, और आंख में लगने के बाद में अल्टीमेटली अफरा तफरी मच गई, और इस तरीके से यहाँ पर जो अकबर थे वो जीत जाते हैं और वापस से जो मुग़ल डायनेस्टी है वो इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथेंड मुग़ल डायनेस्टी बन करके वापस से आती है। और यहाँ पर अकबर साहब आ जाते हैं अपना पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ ले दे करके। तो ये अपने आप में बड़ा इलाका है, मतलब कह सकते हैं कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। अच्छा, अकबर साहब जो थे ये बड़े ही कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बंदा था, लेकिन फ्लेक्सिबल के साथ ही साथ में इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन इस्लाम को मानने के साथ ही साथ में ये इसमें रिफॉर्म भी करना चाहते थे। अब इसको रिफॉर्म नाम देना थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि इस्लाम को इंटरप्रेट करने की ये बंदा बहुत कोशिश करता था। इंटरप्रेट करने के लिए इसने तमाम चीज़ें किया था, जैसे इसने इबादत खाना एक खोला था, तो दिस इज़ इबादत खाना। अब इस इबादत खाना में बेसिकली इंटरप्रिटेशन किया जाता था, धर्म का इंटरप्रिटेशन किया जाता था। अब इस इंटरप्रिटेशन के नाम पे इसने कहा कि यार देखो ऐसा है कि हम केवल और केवल सुन्नी मुसलमानों को ही क्यों एंट्री दें, हमें सबको एंट्री देना चाहिए। तो इसने हिंदू, इसने पारसी, जैन, क्रिश्चियन और इनफैक्ट अदर फॉर्मेट ऑफ द जो इस्लाम होते हैं, शिया, उन सबको एंट्री दिया, सबको दिया, और ये कहा कि लेट अस डिबेट एंड डिस्कस अबाउट द रिलीजन, और जो भी अच्छी चीज़ें होंगी उसको हम लोग अडॉप्ट भी कर लेंगे। इनफैक्ट इस इंटरप्रिटेशन के दौरान में, अच्छा ये चीज़ जो है हर थर्सडे के दिन हुआ करती थी, और ये इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर होना शुरू हो गई कि अल्टीमेटली जो हुमायूं था वो अपने आप में, जो बाकी लोग थे जैसे कि शेख मुबारक वगैरह जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि यार हुमायूं अकबर जो है वो अपने आप में धर्म का एक बहुत ज़्यादा ज्ञाता बन चुका है, बहुत ज़्यादा ये अपने आप में जो है कह सकते हैं नॉलेज रख लिया है। तो इस कारण से इसे मजहर की टाइटल दी गई थी। तो दिस इज़ मजहर, मजहर के अनाउंसमेंट कर दिया गया। इसमें कहा यह गया कि जो थर्ड अंपायर है, यानी कि अगर हमें कुछ भी पूछना होगा तो थर्ड अंपायर अब से अकबर हैं, अकबर हैं। और जब भी थर्ड अंपायर अकबर कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरप्रिटेशन के लिए जो द फाइनल अथॉरिटी विल बी अकबर, फाइनल अथॉरिटी होगा। और इसीलिए अब अकबर को बोले जाने लगा सुल्तान ए, दिस इज सुल्तान ए मोमिनीन। मोमिनीन का मतलब होता है जो इस्लाम, मतलब कि खुद को ही खलीफा या खुद को ही कह सकते हैं कि इस्लामिक गुरु बोलना शुरू कर दिया जाए, तो मोमिनीन बोला गया था। इसके अलावा अकबर अपने आप में बहुत दिलेर दिल का भी था, और इसलिए इनको सुल्तान ए आदिल भी बोला जाता था, यानी कि लोगों के चहेते थे, लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो अकबर की ये पूरी की पूरी स्टोरी है। लेकिन अकबर ने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी ना इतना चहेते बनते आ रहे हैं। तो अकबर ने तमाम काम किए थे, अकबर ने तमाम काम किए थे, और हर धर्म के लिए इसने काम किया था। जैसे कि हिंदू के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसने क्या किया था, राजपूत के साथ में शादी करना शुरू कर दिया था। जोधा अकबर मूवी आपने देखा होगा, तो राजपूत के साथ में शादी किया था। तो इससे हुआ क्या था कि राजपूतों के साथ में इनके बड़े अच्छे रिलेशन हो गए थे। इनफैक्ट कभी आप जयपुर में जाएंगे तो जयपुर के जो लोग हैं और अदर देन जयपुर के जो लोग होंगे उनके बीच में बनती नहीं है। और इनफैक्ट जयपुर के एक लोकल से बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि ये लोग मुसलमानों के साथ, यानी कि मुग़ल एरा में ये लोग मैरिटल रिलेशंस बनाए थे, और इसी वजह से इनके साथ हम लोग मतलब ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, ये बातें होती हैं। खैर ये अपने आप में एक अलग स्टोरी है। तो राजपूत के साथ में इनका अपना एक अलग रिलेशन बन गया था, तो राजपूतों के साथ भी बढ़िया सीन चल रहा था। इसके अलावा इन्होंने हिंदू में एक वल्लभाचार्य जी थे, एक सेकेंड, दिस इज़ वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी के जो लड़के थे उनका नाम था विट्ठल नाथ, तो दिस इज़ विट्ठल नाथ। वल्लभाचार्य जी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था भक्ति मूवमेंट में। बताइए किससे रिलेटेड है ये,
कौन सी इनकी फिलॉसफी है? दिस इज़ भक्ति मूवमेंट। ठीक है, बात किए थे हम लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो विट्ठल नाथ जी को इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जागीर दिया था। जागीर मतलब लैंड दिया था, और लैंड का मतलब कि यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए हिंदू टेम्पल या हिंदू से रिलेटेड कोई भी काम करना है, देन यू कैन यूज़ दिस लैंड। तो ये काम किया गया था। इसके अलावा सिखों के साथ में भी इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। सिखों के टाइम पर यहाँ पर गुरु अमरदास, दिस इज़ गुरु अमरदास एंड गुरु रामदास, ये लोग थे, और इनको अकबर ने अमृतसर में ज़मीन दिया। अमृतसर में ज़मीन दिया, और यहीं पर हरमिंदर साहब या फिर जो गोल्डन टेम्पल है वो फिर बनाई गई थी। दिस इज़ गोल्डन टेम्पल, ये बनाई गई थी यहीं पर। तो सिखों के साथ में भी इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो ये सीन चल रहा था। अब जो पूरी इकॉनमी थी वो भी एक बड़ी ही स्टेबलाइज्ड इकॉनमी के फॉर्मेट में आ गई थी। तो स्टेबलाइज्ड इकॉनमी थी। स्टेबलाइज होने के पीछे रीज़न क्या है? स्टेबलाइज होने के पीछे रीज़न था कई सारा। पहली चीज़, बहुत सारा वॉर लड़ा गया था जिसमें बहुत सारा पैसा आ चुका था। अब यहाँ पर जो वॉर लड़े गए थे उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो देयर वर नंबर ऑफ वॉर्स, जैसे कि मालवा का युद्ध हुआ था। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितना भी वॉर हुआ था सब के सब राजस्थान साइड में हुआ था, इसीलिए जितने भी आपको फोर्ट्स मिलेंगे वो सब के सब अदर देन जयपुर ऑब्वियसली। तो अदर देन जयपुर आपको सारे वॉर के ही फॉर्मेट में मिलेंगे, जैसे कि मालवा का वॉर हो गया, इसके अलावा गोंडवाना का युद्ध हुआ था, तो दिस इज़ गोंडवाना का वॉर हो गया। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ का वॉर हुआ था, तो दिस इज़ चित्तौड़गढ़। यहाँ पर जो है राजा उदय सिंह थे, तो आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी उदय सिंह में, है ना, कि अपने बच्चे को बदल देती है और फिर अल्टीमेटली राजा आकर के मार देता है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है बच जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। इसके अलावा गुजरात की विजय की गई थी, तो दिस इज़ गुजरात विजय। और यहीं पर इनफैक्ट जो है दुर्गावती, रानी दुर्गावती का भी मेंशन मिलता है, और उनको भी लेकर के अपने आप में बड़ी अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो उसको भी कभी टाइम मिलेगा देन वी विल डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो। इसके अलावा इन्होंने बिहार और बंगाल के इलाके में भी अटैक किया था, और वहाँ पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, दिस इज़ हल्दी घाटी। अब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जहाँ पर राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, जो कि राजा उदय सिंह के ही लड़के थे। अब देखिए, कभी आप हल्दी घाटी अगर सपोज़ घूमने जाते हैं तो वहाँ पर मुग़लों का मेमोरियल बना हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल हल्दी घाटी है और जो एक्चुअल नाला था जिसको कि कूद करके घोड़ा गया था, उस पर कुछ नहीं बना है। इनफैक्ट वहाँ पर जाएंगे तो आपको जंगल मिलेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि यार यहीं पर वॉर हुआ था। लेकिन जो लोकल्स हैं उनसे पूछेंगे तो फिर वो पूरी स्टोरी, पूरी घटनाक्रम बताएंगे, सारी चीज़ें। तो मतलब ये भी आप देख सकते हैं कि हमें एक्चुअल में जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए उस चीज़ को हम लोग एकदम इग्नोर किए जा रहे हैं। हमें करना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा काबुल विजय भी इन्होंने किया था, कश्मीर को भी इन्होंने कब्जे में लिया था, कश्मीर को भी। अच्छा, कश्मीर को क्यों लिया था? कश्मीर को इसलिए लिया गया था क्योंकि यहाँ पर रेशम होता था, और रेशम को लेकर के अकबर बड़ा ही इंथुजियास्टिक था, क्योंकि एक बड़े ही अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का यहाँ पर ये कपड़ा हुआ करता था। इसके अलावा उड़ीसा को भी कैप्चर किया गया था, उड़ीसा का कांधार का इलाका लिया गया था, दिस इज़ कांधार का इलाका। तो अपने आप में जो होता है अकबर का इलाका, पूरे इंडिया में लगभग साउथ के पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे इलाके में अकबर का वर्चस्व हो गया था। इसने कई सारी, अब जैसे एक तो वॉर के थ्रू भी और दूसरा मैरिज के थ्रू, दोनों के थ्रू जो है इसने कोशिश किया था अपने राज्य को जितना प्रसार किया जा सकता है उतना प्रसार इसने करवाया था। अब अकबर के ही दरबार में, ये तो हो गई वॉर रिलेटेड चीज़ें, ये तो हो गई जो इकॉनमी की रिलेटेड चीज़ें थी, लेकिन इसने समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें किया हुआ था। और समाज में व्याप्त तमाम चीज़ें, तमाम फालतू तरीके के जो टैक्स होते थे जिनको आबवाब बोला जाता है, तो दिस इज़ अगेन आबवाब, डीबी आबवाब होता है, इसको इसने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, यहाँ पर इसने डिसकंटिन्यू कर दिया। प्लस तमाम अच्छी अच्छी चीज़ों को भी स्टार्ट कर दिया गया था। इनफैक्ट जो स्लेवरी थी, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो तीर्थ पर लोग जाते थे, तीर्थ का एक टैक्स हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। जजिया कर हुआ करता था, उसको भी हटा दिया गया था। इसके अलावा मतलब मैरिज के लिए, शादी के लिए भी, मैरिज के लिए भी एक मिनिमम एज बना दी गई थी, 16 साल बना दी गई थी लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, और 14 ईयर्स बना दी गई थी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, शादी करने के लिए ऑब्वियसली। और इन सबको देखभाल करने के लिए एक बंदा था जिसका नाम था तुरबेग। तुरबेग बंदा था जो कि इस चीज़ को मॉनिटर करता था, देखता था कि कहीं कुछ गड़बड़ चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। इसके अलावा इसने सती सिस्टम को भी रोकने की कोशिश की थी, सती सिस्टम को भी बंद करने की कोशिश किया हुआ था, सिंगल मैरिज सिस्टम। और इनफैक्ट सिंगल मैरिज यानी कि बहुपत्नी बहुपति ये नहीं होना चाहिए, पॉलीगैमी पॉलीएंड्री, इसको बंद करने की कोशिश किया था। चाइल्ड मैरिज को इसने रोका था।
दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड बच्चे की जो बलि दे दी जाती थी, सेक्रीफाइस होता था, उसको भी इसने बंद किया था। तो मतलब आप देखेंगे तो लगेगा आपको कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है एंड सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति इसने बहुत ही अच्छे अच्छे भी काम किए हुए हैं। तो ये भी चीज़ें हैं सोसाइटी को लेकर के इसने जो अच्छा काम किया था उससे रिलेटेड भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाकी और भी तमाम अच्छे अच्छे काम किए थे। इनफैक्ट इनमें नवरत्न होते थे, 9 ज्वेल्स, जिसको बोलते हैं नवरत्नाज, नवरत्नाज, ठीक है। अब इस नवरत्न में जो लोग हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अकबर बीरबल की कहानियाँ तो आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी। तो एक बंदा था बीरबल, इसका नाम था वैसे महेश दास, हिंदू था, महेश दास। अब महेश दास को, मतलब कि जो बीरबल साहब हैं, दिस इज़ नंबर 1, बीरबल साहब को अकबर से मिलाने वाले बंदे कौन थे? तो अब सीधी सी बात है कि जयपुर वाले एकदम अकबर के ही साइड वाले थे। तो जयपुर में एक किला है, आमेर का किला, दिस इज़ आमेर फोर्ट, ठीक है, एक सेकेंड, आमेर फोर्ट है। इस आमेर फोर्ट के जो राजा थे उनका नाम था राजा भारमल। तो दिस इज़ राजा भारमल। राजा भारमल के जो लड़के थे उनका नाम था भगवान दास। तो दिस इज़ भगवान दास। भगवान दास ने बेसिकली महेश दास को मतलब कि महेश दास को अकबर से मिलवाया था। और ऑब्वियसली बीरबल की तो चतुराई आपको पता ही है, कितना ज़्यादा मतलब IQ के बंदे थे। तो ये अपने आप में जो होता है तुरंत ही जो है अकबर के निगाहों में भी आ गए थे और इनको वज़ीर भी बना दिया गया था और बाद में जो न्याय विभाग है, जुडिशरी है, वो इनको दे दिया गया था। दूसरे जो थे, और दूसरे के इनफैक्ट 2 लोग थे, एक का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, दिस इज़ अब्दुल रहीम खान खाना, जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है, खाना। और दूसरे जो ज्वेल हैं उनका नाम है मान सिंह, दिस इज़ मान सिंह। मान सिंह कौन है? मान सिंह है इसी भगवान दास के ही लड़के। तो इनके जो लड़के थे उनका नाम था मान सिंह। इन्होंने क्या किया था कि जितना भी अदर देन जो गुजरात की विजय, जैसे कांधार हो गया या फिर बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब विजय में, इन सब वॉर में अकबर की हेल्प किया था। तो अकबर को वॉर को जीतने में भी मदद किया था। तो यहाँ से मान सिंह भी जो है इनके रत्नाज में आ गए थे। बाकी अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में तो आपको पता ही है, गुजरात विजय इसी ने करवाई थी, इन्हीं बंदे ने ही करवाई थी, खान खाना टाइटल भी दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो साहब थे उनका नाम था तानसेन। तानसेन, अब तानसेन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, सुन ही रखा होगा। म्यूज़िक को लेकर के इन्होंने तमाम तरीके के गायन पद्धतियाँ, गायन मेथडोलॉजीज़ वगैरह लेकर के आए थे, जिसमें से एक थी ख्याल, दिस इज़ ख्याल। अब ये जो ख्याल है इसके बारे में भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको भी देख लेते हैं। ख्याल जो है वो एक तरीके का डेरिवेटिव था ध्रुपद गायन का, दिस इज़ ध्रुपद गायन। अब ये जो ध्रुपद गायन है वो आया था कहाँ से? ये आया था जो मालवा है बेसिकली, वहाँ से। मालवा में खुद एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह, वहाँ पर भी राजा थे, और उन्होंने बेसिकली इस ध्रुपद गायन को स्टार्ट किया था। तो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि बुंदेलखंड से ये ध्रुपद स्टार्ट हुआ है। बात करेंगे हम लोग जब म्यूज़िक के बारे में देखेंगे तो ये चीज़ें हैं। बाकी ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी कि आखिर में ये क्या चीज़ है। तानसेन के बाद अगर हम लोग बात करें तो वी हैव, अच्छा तानसेन के, अच्छा ठीक है, तानसेन के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं अब्दुल फजल, या फिर अबुल फजल इनको बोला, या अब्दुल तो नहीं थे, अबुल थे, दिस इज़ अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल के ही बड़े भाई थे, उनका नाम था फैज़ी। तो दोनों ही लोग थे बेसिकली इनके दरबार में। इन दोनों के पिता का नाम क्या था? इन दोनों के पिता का नाम था शेख मुबारक, दिस इज़ शेख मुबारक, ठीक है, ये भी हो गए शेख मुबारक। दोनों ही लोग क्या थे? दोनों ही लोग जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पोएट थे और लिटरेरी वर्क वगैरह किया करते थे इनके दरबार में। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट अगेन। बाकी इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, दो प्याजा। इनफैक्ट यूट्यूब पर इनकी कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी एक राजा थे जिनका नाम था राजा टोडरमल। टोडरमल जो हैं वो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं, और इनका एक तरीका था जिसको बोलते हैं आयन ए दहशाला। आयन ए दहशाला। जो टोडरमल थे ये रेवेन्यू ऑफिसर थे, एंड ये रेवेन्यू ऑफिसर जो शेर शाह सूरी है उसी के टाइम पीरियड से ही थे। तो शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड से थे, और ये हिंदू, एकमात्र हिंदू बंदे थे। बाकी सबने रिलीजन चेंज कर लिया था, लेकिन टोडरमल ने नहीं चेंज किया था। तो टोडरमल जो थे रेवेन्यू सेटलमेंट को देखा करते थे। आयन दहशाला इनकी मेथडोलॉजी थी।
आयन दशाला में क्या होता था कि 10 साल का रिवेन्यू का एवरेज ले लिया जाता था और उसी के बेसिस पर फिर जो भी टैक्स वगैरह वसूलना है वो सारा का सारा टैक्स वगैरह वसूला जाता था। तो ये चीज़ हो जाती थी। लास्ट में जो नौवे रत्न थे वो थे हकीम हुमाम। दिस इज़ हकीम हुमाम। ट्रस्टवर्दी पर्सन था, सिंपल सी बात है, ट्रस्टवर्दी। और राजा का यानी कि अकबर का बड़ा ही ट्रस्ट था इनके इनके ऊपर में। और जो रॉयल स्कूल थी बेसिकली वहाँ पर ये जो है ये उसके चीफ हुआ करते थे। तो ये चीज़ें हैं जो कि अकबर से रिलेटेड है। बाकी अकबर ने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। सिकंदराबाद इसने बसाया था, साथ ही साथ में टूम्ब भी इनकी सिकंदराबाद में मिलती है। फतेहपुर सीकरी पूरा का पूरा शहर ही इन्होंने ही बसाया हुआ है। तो अपने आप में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अकबर को लेकर के। बाकी हम लोग आर्ट एंड कल्चर में इनके बारे में और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जब आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट करेंगे। हमारा जो 3rd लेक्चर होगा इसी को लेकर के, इवन नेक्स्ट वाले डिस्कशन में ही हम लोग कर लेंगे अबाउट दिस। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल हम लोग बातें कर रहे हैं बेसिक्स के बारे में, तो इस वजह से यहाँ पर स्टॉप करेंगे हम लोग। अकबर के बाद में, अच्छा, अकबर का लड़का था, उनका नाम था जहांगीर। दिस इज़ जहांगीर। जहांगीर या इन्हीं का नाम रखा गया था सलीम। अब क्वेश्चन ये उठता है सलीम क्यों? हम लोगों ने सूफ़ी में बात किया था कि जो अकबर थे ये बेसिकली चिश्ती संप्रदाय को, चिश्ती सिलसिला को ज़्यादा फॉलो करते थे। और इनफैक्ट इसके लिए अजमेर में इन्होंने, अजमेर की जो दरगाह है वहाँ पर इन्होंने 2 बार पैदल भी गए थे, पैदल ही इन्होंने ट्रैवल किया था। तो बाद में हालांकि जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे वो खुद ही आ गए थे इसी फतेहपुर सीकरी में, और यहीं पर इन्होंने अपनी दरगाह बना के रखी हुई थी। उन्हीं सलीम चिश्ती के नाम पर ही इन्होंने अपने लड़के का नाम सलीम रखा था, क्योंकि ऐसा माना जाता था, ऐसा कहते थे कि इन्हीं शेख सलीम चिश्ती की ही दरबार में जाने के कारण इनको जो सलीम है वो पैदा हुए हैं, और इसी वजह से इनका नाम भी सलीम रख दिया गया था। लेकिन जो सलीम था ये रेबल था, ही वॉज रेबल। और वो अब आगे आने वाले जितने भी लोग रहेंगे वो सब रीबल ही बनेंगे। अकबर के टाइम पीरियड में जहांगीर रीबल हो जाएगा, जहांगीर के टाइम पीरियड में शाहजहां रीबल हो जाएगा, शाहजहां के टाइम पीरियड में औरंगजेब रीबल हो जाएगा, और औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो औरंगजेब का लड़का रहता है अकबर, वो रीबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अब से रिबेलियंस का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। सेम यही चीज़ हमें जो कह सकते हैं कि नंद डायनेस्टी थी वहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिली थी। पितृहंता भी बोला जाता है इसको, ठीक है। खैर यहाँ पर ये लोग मारे नहीं थे, लेकिन कैद बना करके रखे रहते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे रूलर आते हैं उनका नाम है जहांगीर। तो जहांगीर साहब या इन्हीं का नाम है सलीम, जहांगीर या फिर सलीम। इंपॉर्टेंट रूलर है और 1605 ईस्वी में बेसिकली ये आए थे, 1627 ईस्वी तक थे, 1627 तक थे। तो बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बेसिकली इनका जन्म हुआ था, तो फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और अभी हम लोगों ने बात किया कि ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से ही बेसिकली एक तरीके से माना जाता है कि यहीं से ये पैदा हुए थे। इनके कंटेम्प्ररी थे सूरदास। सूरदास के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख रखे हैं भक्ति मोमेंट में। तो सूरदास जो है इनके कंटेम्प्ररी थे। बात किया जाए अगर जहांगीर के टाइम पीरियड की और जहांगीर के ही चीज़ों की, तो जहांगीर ने मेवाड़ का इलाका हो गया और कांगड़ा का इलाका, बेसिकली दिस इज़ कांगड़ा का इलाका, इसको इन्होंने जीत लिया था और इसको इन्होंने लाहौर में ही मिला दिया था। तो लाहौर में इसका एक तरीके से कह लीजिए कि विलय कर दिया गया था। तो ये चीज़ें थी जहांगीर का। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदू के राजपूत थे उनके साथ जो अकबर था उसका बड़ा अच्छा रिलेशन था, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन थे वो गड़बड़ हो गए। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो गड़बड़ हो गई थी, डिसबैलेंस हो रही थी। इसके अलावा हिंदू राजाओं के तरफ भी जहांगीर का थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि रुख था, जो व्यू था, वो भी ठीक नहीं था। क्योंकि ये जो जहांगीर था वो इस्लाम को प्रीच करता था, इस्लाम को ही प्रमोट करने की बातें करता था। और इस्लाम को प्रमोट करने का मतलब ये था कि हिंदू को विरोध करना है, हिंदुओं को ख़त्म करना है, हिंदुओं को एंड करना है। तो ये काम किया जाता था। लेकिन खैर ये उतना ज़्यादा क्रूअल नहीं था, बहुत ज़्यादा रिजिड तो नहीं था, अब मतलब हार्डकोर नहीं था, ये कह सकते हैं औरंगजेब के तरीके से हार्डकोर नहीं था। तो ये तरीका था, लेकिन फिर भी तमाम चीज़ें जो जैसे कि इलाही धर्म जो है, इलाही संवत शुरू किया गया था उसको बंद कर दिया था और इसने हिजरी संवत को वापस से शुरू कर दिया था। हिजरी मतलब कि जो इस्लामिक कैलेंडर है उसी को वापस से शुरू कर दिया गया था जहांगीर के द्वारा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे तो आर्ट लवर था ये बंदा, आर्ट लवर। और इसी आर्ट लवर के कारण से आर्ट एंड कल्चर में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट
कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है। इन्होंने पेंटिंग की ओर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और पेंटिंग को लेकर के पोर्ट्रेट पेंटिंग की शुरुआत इन्होंने की थी, पोर्ट्रेट पेंटिंग, और यहीं से पेंटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। इन्होंने तुजुक ए जहांगीरी खुद लिखा था, दिस इज तुजुक ए जहांगीरी, हालांकि इसका पेंटिंग भी बनवाया गया था तो उसके बारे में भी बात करेंगे। दिस इज ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद लिखा था इस बंदे ने, तो ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली। इसने नेचर की, फ्लोरा एंड फौना की पेंटिंग किया था। बाकी इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था नूर जहां, नूर जहां। और इन्होंने क्या किया था, जो सेंट है, इत्र है और या परफ्यूम बोल सकते हैं, उसकी खोज किया था। और ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने खुद को पादशाह बेगम टाइटल लिया था, तो इन्होंने पादशाह बेगम टाइटल लिया था। अब इनके जो लड़के थे वो थे खुर्रम, दिस इज़ खुर्रम, लेकिन ये खुर्रम जो है वो अगेन रिबेल था और इसी वजह से जो नूरजहां थी ही वॉज नॉट इन ए फेवर कि खुर्रम को आगे आने वाला सुल्तान बनाया जाए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली बन गया, तो बात अलग थी। जहांगीर के ही कोर्ट में यहीं से अब जो इंग्लिश ब्रिटिश रूलर्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इनके दरबार में थॉमस रो आए थे, दिस इज़ थॉमस रो आए थे, ठीक है। इसके अलावा विलियम हॉकिंस भी आए थे, तो दिस इज़ विलियम हॉकिंस। हालांकि इस चीज़ को वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे जब मुगल मॉडर्न हिस्ट्री बात करेंगे। तो ये दोनों लोग आए थे और इनको कह सकते हैं कि ये लोग जो है पर्शियन बड़ा अच्छा बोलते थे, तो पर्शियन बोलने के कारण से ही जहांगीर के कोर्ट में गए थे और जहांगीर एकदम खुश हो गया, वाह मेरी लैंग्वेज में बात कर रहा है। और इस वजह से जहांगीर के कोर्ट में इनको तमाम चीज़ें, तमाम अप्रूवल, फैक्ट्री लगाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इनफैक्ट सूरत की फैक्ट्री को लेकर के ही सारा इशू हुआ था और पोर्चुगीज़ के साथ में रिलेशन थोड़े से गड़बड़ भी हो गए थे। इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर में क्या चीज़ है। तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे सूरत फैक्ट्री, ठीक है। बाकी इसके अलावा इनका जो टूम्ब है हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है, कहाँ पर है, इंडिया के बाहर है, दिस इज़ इन लाहौर, लाहौर में इनका टूम्ब है। इन्होंने टाइटल लिया था गाजी का, तो दिस इज़ गाजी का टाइटल इन्होंने लेकर के रखा हुआ था। बाकी इसने तमाम चीज़ें किया था, जैसे कि न्याय की एक जंजीर बना करके रखी हुई थी, जंजीर अदली जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ जंजीर, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप चेन ए अदली, ठीक है। और इसके अलावा इसने जो है एक आयन ए जहांगीरी भी लिखा था। बाकी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, जब वो रिबेल हो गया था तो यहाँ पर रिबेल होने के बाद सिखों के साथ, सिख गुरु यहाँ पर थे, गुरु अंगद देव, अर्जुन देव, दिस इज़ गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने खुर्रम की मदद की थी और यही रीज़न था कि गुरु अर्जुन देव को मर्डर कर दिया गया था, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो गई थी और इसी जहांगीर के टाइम पीरियड में हुई थी, तो यहाँ पर इनकी डेथ हो गई और यहीं से सिखों के साथ में इनका एक बैड, या फिर इनकी जो इक्वेशन थी वो ख़राब हो गई थी और आगे जाकर के सिखों ने फिर मुग़लों के साथ में कम्पीट करना शुरू कर दिया, मुग़लों के साथ में इनका बड़ा ही गड़बड़ चीज़ें हो गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं, दिस इज़ 5th नंबर के रूलर आते हैं, दिस इज़ शाहजहाँ, दिस इज़ शाहजहाँ। शाहजहाँ नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये 1627 से लेकर के 1658 तक थे। इनका जो नाम था खुर्रम नाम था, यही रिबल थे, तो दिस इज़ खुर्रम। सिख ने बचाया था लेकिन सिखों के ही खिलाफ भी हो जाएंगे ये। अब ये जो शाहजहाँ साहब थे इन्होंने भी कॉन्क्वेस्ट किया था और साउथ इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया था। इन्होंने जो साउथ इंडिया में जो बहमनी डायनेस्टी का एरिया था, जैसे कि अहमदनगर हो गया, तो दिस इज़ अहमदनगर। इसके अलावा खानदेश, तो दिस इज़ खानदेश। इसके अलावा गोलकोंडा, ये सारा इलाका इन्होंने जीत लिया था और इन्होंने नए प्रांत, नए प्रोविंसेस इसको बना दिए थे, अंडर द शाहजहाँ रूल आ गया था, ठीक है। यहीं गोलकोंडा में जब अटैक किया गया था तो यहाँ का राजा ने इन्हें कोहिनूर भी दिया था, तो दिस इज़ कोहिनूर। और कोहिनूर को इसने कहाँ पर बनवा दिया था, कोहिनूर को इसने जड़वा दिया था तख्त ए ताउस में, तो दिस इज़ तख्त ए ताउस, ठीक है। दिस इज़ तख्त ए ताउस, सिंहासन था बेसिकली, मयूर सिंहासन भी इसको बोला जाता है। लेकिन फिर अल्टीमेटली जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है तो ये अहमद शाह अब्दाली जो है अल्टीमेटली तख्त ए ताउस को लेते जाता है और इस तरीके से इंडिया से बाहर चला जाता है। लेकिन बाद में जब अल्टीमेटली राजा जो रणवीर सिंह थे, यानी कि पंजाब के जो रूलर थे, राजा रणवीर सिंह बोलते हैं, तो इन्होंने हेल्प किया था अफ़गान की और उसके बदले में तख्त ए ताउस यानी कोहिनूर हीरा फिर रणवीर सिंह के पास आ गया था।
लेकिन फिर उसके बाद ब्रिटिशर ने इनको ट्रीटी साइन कर लिया, लाहौर की ट्रीटी बोलते हैं, और लाहौर की ट्रीटी के थ्रू कोहिनूर अपने पास ले लिया, और फिर अल्टीमेटली ब्रिटेन में म्यूजियम में अभी भी कोहिनूर पड़ा हुआ है। तो हम लोग बार बार ये कहते हैं ना कि कोहिनूर हमारा है, कोहिनूर हमारा है। एक्चुअल में वो ट्रीटी हो रखी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी हम लोगों ने ब्रिटिश को दे रखा है। हम लोगों का मतलब उस समय के पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कोहिनूर को दे रखा है, तो अब हमारा वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सॉविनियर के तौर पे है। जो भी चीज़ें अब कहने वाले तो तमाम लोग कहेंगे, बट स्टिल वो जो है अब अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी दैट इज़ नॉट आवर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी तख्ते ताऊस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें बनवाई थी, जैसे कि ताजमहल हो गया, हीरा महल हो गया, रंग महल हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनवा रखी हैं। इसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें की गई हैं। अल्टीमेटली इन्होंने जो इनकी वाइफ थी मुमताज़ महल, और उनका एक तरीके से टूम्ब है, दैट इज़ ताजमहल। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुमताज़ महल है, दिस इज़ मुमताज़ महल, मुमताज़ की जो डेथ हुई थी वो बुरहानपुर में हुई थी। दिस इज़ बुरहानपुर। बाद में जब ताजमहल बन गया था तो ताजमहल में ले जाकर के टूम्ब बनाया गया था, और यहाँ पर फिर इन्हें दफनाया गया था। तो ये चीज़ है, छोटी सी स्टोरी जो कि शाहजहाँ के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इनके बारे में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो अगेन ये भी अगर देखेंगे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छा खासा एक इलाका कैप्चर करके रखा हुआ है। शाहजहाँ के बाद अब देखिए विद इन द शाहजहाँ, देखिए अपने आप में जो होता है इलाका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इलाके एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में मुग़ल का इलाका हो कितना गया है। तो अगर देखेंगे हिस्ट्री में, देखिए मैप्स अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन आया था कि क्या हिस्ट्री में मैप वगैरह बना करके दिखाना चाहिए, तो बिल्कुल बना के दिखाना चाहिए। हिस्ट्री का जो मेंस का पेपर होता है उसमें ज्योग्राफी भी होती है। ऑब्वियसली यू कैन ड्रॉ अ मैप हियर, इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ऑब्वियस सी बात है ये तो। खैर ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं कि इस पूरे इंडिया में मुग़ल का क्या पार्ट हो गया है, तो देखिए मुग़ल का जो ये पार्ट है, कश्मीर का इलाका ये जीत लिया गया था अकबर के ही टाइम पीरियड में, तो ये भी हो गया। कांगड़ा का ये इलाका है, तो दिस इज़ कांगड़ा का इलाका, जो कि लाहौर में जीतने के बाद में मिला दिया गया था, तो ये भी हो गया। ये जो राजपूत का इलाका, ये इतना जो है वो छूटा हुआ इलाका था, हालांकि इसको भी कैप्चर कर लिया गया था बाद में, तो दिस इज़ राजपूत का इलाका, लेकिन इसको भी कैप्चर कर लिया गया था। यह है गुजरात का इलाका, जिसको कि कैप्चर कर लिया गया था। बाकी ये पूरा यहाँ पर हालांकि जो मराठे थे वो लोग रूल कर रहे थे, तो दिस इज़ मराठाज। ये एक अलग इलाका था, संभाजी का इलाका था, तो ये अलग चल रहा था। लेकिन बाकी इसके अलावा गुलबर्गा, बहमनी, जितने भी बाकी सारे इलाके हैं साउथ के भी, चोल चेर वाले इलाके छोड़ दिया जाए, तो ये पूरा पार्ट मुग़ल डायनेस्टी के अंडर में है। तो दिस इज़ पूरा पार्ट मुग़ल डायनेस्टी के अंडर में आ चुका है। इनफैक्ट असम का भी कुछ पार्ट जो है वो आ चुका है। तो अब अपने आप में देखेंगे कि जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो एम्पायर बड़ा होने के बाद इनफैक्ट अगर बात करें तो प्रोविंसेस में अगर देखें तो टोटल मिला करके 20 नहीं, शाहजहाँ के बाद से अल्टीमेटली 18 प्रोविंस हो चुके थे। बाद में हालांकि जो औरंगजेब आते हैं उन्होंने 2 और प्रोविंस को जोड़ दिया था, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो 18 प्रोविंस हो चुके हैं। अब इस 18 प्रोविंस को आपस में एडमिनिस्टर करने के लिए सिपह सालार हुआ करते थे। दिस इज सिपह सालार, या फिर इन्हीं को गवर्नर भी बोला जाता है। और गवर्नर कोई और नहीं होते थे। अब शाहजहाँ हैं, अपने लड़के को ही बना दिए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, इनके 7 बच्चे थे, किसके, शाहजहाँ के। 4 लड़के थे और बाकी 3 लड़कियां थीं। तो इनको अलग अलग पार्ट का सिपह सालार यानी कि गवर्नर बना करके रखा गया था। जैसे कि दारा शिकोह जो थे, दिस इज दारा शिकोह, बहुत पढ़े लिखे बंदे थे, तो दारा शिकोह इनको दे दिया था जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी आगरा का पार्ट। आगरा से बैठ करके ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। बाकी एक साहब थे जिनका नाम था शाह शुजा, जैसे शाह शुजा, और ये बंगाल के एरिया में बैठ करके देखते थे, तो ये भी इधर के गवर्नर हो गए। इसके अलावा गुजरात के एरिया में बैठ करके, गुजरात के इलाके में बैठ करके मुराद थे जो कि बेसिकली देख रहे थे। और साउथ में था औरंगजेब, दिस इज़ औरंगजेब। औरंगजेब था साउथ के इलाके में, साउथ वाले पार्ट में। और यहाँ से ये बंदा पहले से ही देख रहा था कि देखो यार ऐसा है, अगर इंडिया को यानी कि पूरा का पूरा इंडिया कैप्चर करना है, देन पहले अपने भाइयों को लड़वाना पड़ेगा, भाइयों को ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स लड़ी थी। इसने क्या किया, पहले मुराद और शुजा के बीच में आपस में वॉर लड़वाया और अल्टीमेटली दारा शिकोह के खिलाफ वॉर लड़ करके इस औरंगजेब ने पूरे के पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। और अल्टीमेटली 7th रूलर के तौर पर औरंगजेब जो है वो राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। तो दिस इज़ औरंगजेब। तो औरंगजेब इस तरीके से गद्दी पर बैठता है। ही वॉज हार्ड कोर सुन्नी मुसलमान, दिस इज़ हार्ड कोर सुन्नी मुसलमान।
सुन्नी मुसलमान, मुस्लिम, ठीक है। और इसने क्या किया था, इस्लाम की जितनी भी चीज़ें हैं सबको स्टार्ट करवा दिया था। तो इस्लाम की ही चीज़ों को इसने करवाया था। इसने पॉलिसी ऑफ एग्रेशन अपनाया था। 1658 में ये आया था बंदा और 1707 तक था। इनके टाइम पीरियड में अगर बात किया जाए तो राजपूत के साथ में रिलेशन पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे, क्योंकि ये बंदा हिंदुओं के बिल्कुल खिलाफ था, हिंदुओं के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ होने के बावजूद इसके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर इसके शासन में बहुत ज़्यादा थे। दूसरी चीज़, सिखों के साथ में इनका रिलेशन बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या हुआ था। साउथ में अगर बात किया जाए तो साउथ की मतलब जो पॉलिसी ऑफ डेक्कन था, पॉलिसी ऑफ डेक्कन औरंगजेब की, वो एक फेल्ड पॉलिसी थी। दिस इज़ फेल्ड पॉलिसी। और इनफैक्ट बाद में इसने देखा भी नहीं, इसने ये कहा कि यार जितना एरिया है उतना कब्जा करके रखते हैं, बाद में पता चले कि जो इलाका अपने हाथ में है वो भी बाहर निकल जाए। इस वजह से इसने क्या किया, कंट्रोल्ड वे में इसने सारी चीज़ों को देखा था। तो ये चीज़ की गई थी औरंगजेब के द्वारा। अब औरंगजेब के टाइम पीरियड में तमाम विद्रोह हुए थे, तमाम रिवोल्ट हुए थे, और उसमें से एक रिवोल्ट था जो कि जिसे बोला जाता है सतनामी रिवोल्ट। दिस इज सतनामी रिवोल्ट। ये जो सतनामी रिवोल्ट था बेसिकली ये लैंड रेवेन्यू को लेकर के था। तो लैंड रेवेन्यू, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कि दिस वाज बेसिकली जमींदारी बेस्ड। तो जमींदारी बेस्ड था। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हरियाणा में। आज की डेट में जो हरियाणा है, यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है मेवात और नारनौल। तो दिस इज नरनौल एंड मेवात। यहाँ पर हुआ ये था कि जो हिंदू जमींदार थे, बेसिकली दिस इज हिंदू जमींदार जो थे, इनके और जो पेजेंट थे उनके बीच में जो होता है वॉर हो गया। इनके दोनों के बीच में जो होता है मतलब धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं, इनके बीच में बेसिकली हो गया था। यहाँ पर जो हिंदू जमींदार थे वो मुगलों का साथ दिए थे, और यही रीज़न था कि इसको दबा दिया गया था। इस सतनामी विद्रोह को अल्टीमेटली कुचल दिया गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन इसी के साथ साथ में एक और हुआ था जिसको बोलते हैं जाट रिवोल्ट, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो पाया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पर जो हिंदू जमींदार थे वो जाटों का मतलब कि जो जाट है उनके साथ थे, और इसी वजह से मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन इनको दबा नहीं पाई थी, और अल्टीमेटली जो भी बातें थीं इसको मानना पड़ गया था। तो जाट के विद्रोह को नहीं दबा पाए थे। तो ये चीज़ थी सतनामी रिवोल्ट के बारे में, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है सिख रिवोल्ट को लेकर के। सिख रिवोल्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सिख जो है वो रीबल हो जाते हैं। अब रीबल नहीं बोलना चाहिए, रीबल एक बहुत ही रॉन्ग वर्ड है। आप ये बोल सकते हैं यहीं से सिखों की खालसा पंथ की शुरुआत हो जाती है, एंड यहीं से हमें देखने को मिलता है कि सिखों में कितनी वीरता होती है। सिख अगर बात किया जाए सिखों में, तो अकबर के टाइम पीरियड में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था कि यहाँ पर जो गुरु अमरदास थे, गुरु लिख देना चाहिए, तो दिस इज़ गुरु अमरदास, एंड जो गुरु रामदास जी थे, गुरु दिस रामदास, इनको इन्होंने जागीर दी थी, और अल्टीमेटली यहाँ पर गोल्डन टेम्पल बनवाया गया था। बहुत ही सुंदर गोल्डन टेम्पल बनवाया गया था। लेकिन इसके बाद में अकबर के बाद में फिर जहांगीर आते हैं, और जहांगीर के साथ यहाँ से इक्वेशन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। जहांगीर ने सबसे पहले जो गुरु अर्जुन देव थे उनको मरवा दिया था। तो दिस इज़ गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव के मरवाने के बाद में अल्टीमेटली फिर आते हैं गुरु हरगोविंद, छठवें गुरु हैं। तो दिस इज़ गुरु हरगोविंद। और इन्होंने क्या किया, वेपन्स उठा लिए। इन्होंने वेपन्स उठा लिए, और अल्टीमेटली शाहजहाँ के टाइम पीरियड से ही इन्होंने मतलब आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए अल्टीमेटली यहाँ पर अपना उठा लिया। इसके बाद से गुरु तेग बहादुर आते हैं, 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। शीशगंज गुरुद्वारा इन्हीं के नाम पर है। तो गुरु तेग बहादुर आ जाते हैं, और गुरु तेग बहादुर जो है, गुरु तेग बहादुर, तो इनके टाइम पीरियड में ये आ जाते हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड में। दिस इज़ औरंगजेब। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो भी रूलर अब आगे आएंगे जहांगीर के बाद से, इनफैक्ट जहांगीर खुद भी रीबल हो जाते हैं। अकबर के टाइम पीरियड में जहांगीर रीबल था, जहांगीर के टाइम पीरियड में शाहजहाँ रीबल था, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में औरंगजेब रीबल था, और औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो अकबर 2 है ये रीबल हो जाता है। अकबर 2 के रीबल होने के बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, ये बंदा भाग करके चला जाता है राजपूतों के साथ, राजपूतों के पास चला जाता है। और राजपूत के साथ तो अब आपको पता ही है कि इनके रिलेशन थे बहुत ही गड़बड़। और यहाँ पर एक बंदा रहता है, राजपूतों में ही एक बंदा रहता है दुर्गादास, सॉरी। तो दिस इज़ दुर्गादास, मारवाड़ का रहता है। ये दुर्गादास क्या करता है, इस
शहजादे को लेकर के, मतलब अल्टीमेटली चला जाता है संभाजी के पास में। तो दिस इज संभाजी, संभाजी मराठा। अल्टीमेटली फिर संभाजी के साथ भी औरंगजेब की वॉर हो जाती है और इस तरीके से यहाँ पर संभाजी को भी कैप्चर करके लेते जाता है जो औरंगजेब है। और इस तरीके से फिर मराठाओं में आपस में जो है युद्ध होना शुरू हो जाता है राजा राम को लेकर के एंड देन शाहू जी को लेकर के। देखेंगे, बात करेंगे आगे चीज़ क्या होती है मराठाओं के बारे में, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा आगे आने वाले डिस्कशंस में। तो गुरु तेग बहादुर को फिर अल्टीमेटली गुरु तेग बहादुर और इनके जो 5 स्टूडेंट थे, 5 जो इनके शिष्य थे, उनको अल्टीमेटली औरंगजेब ने मरवा दिया था। मरवाने के बाद में नेक्स्ट जो हमारे गुरु आते हैं दैट इज़ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह और इनके थे 4 लड़के। चारों लड़के में अगर नाम देखा जाए तो इनका नाम था जोरावर सिंह, तो दिस इज जोरावर सिंह। फतेह सिंह, दिस इज फतेह सिंह, ठीक है। जुझारू सिंह, तो दिस इज झारू सिंह, ठीक है, जुझारू सिंह। और लास्ट में एक और आ जाते हैं आपके अजीत सिंह, तो दिस इज अजीत सिंह। अब देखिए इनके जो लड़के थे ऐसा नहीं था बहुत बड़े थे, सब के सब 18 से मतलब 14 से 18 साल के बीच वाले थे, 14 से 20 साल आप बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे वॉरियर थे। अभी हम लोग देखेंगे भी। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे इन्होंने अल्टीमेटली क्या किया था, खालसा पंथ की एक शुरुआत की थी, खालसा पंथ। और यहीं से इन्होंने जो 5 चीज़ें होती हैं कच्छ, कड़ा, कंघा, कृपाण, इसको फिर रखना शुरू करवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह के टाइम से ही जो औरंगजेब है वो एकदम चिढ़ा हुआ था, इनफैक्ट पहले से ही चिढ़ा हुआ था। तो औरंगजेब ने क्या किया था, अपनी आर्मी भेज दी थी कि यार ऐसा है गुरु गोविंद सिंह को पकड़ करके लेकर के आओ, जिंदा या मुर्दा। तो पकड़ करके लेके आने के लिए अब ऑब्वियस सी बात है वॉर तो होनी ही होनी थी। तो यहाँ पर तमाम वॉर होना शुरू होता है। 1688 में सबसे पहले वॉर होती है, उसका नाम है भगनी का वॉर। दिस इज भगनी का युद्ध, भगनी वॉर, ठीक है। दूसरी युद्ध हो जाती है 1690 में, 1690, 2 साल बाद ही हो जाती है। और यहाँ पर अल्टीमेटली जो वॉर होती है उसका नाम है नादौन वॉर। दिस इज नादौन वॉर। अब इसके बाद से स्टार्ट होती है मुगलों के साथ सीधे वॉर। 1704 ईस्वी में 1704 में सरहिंद का वॉर होता है। तो दिस इज सरहिंद का वॉर। इस सरहिंद के वॉर में जो सरहिंद का गवर्नर रहता है, सूबेदार जो रहता है, उसका नाम था वजीर खान। तो दिस इज वजीर खान। वजीर खान सिखों को मारने के लिए चला आता है। तो अब होता क्या है कि सिख जो है, पहले वजीर खान जो है सिखों की पहरेदारी करता है, तो फिर सिख जो है अच्छा खासा रहते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब इनका खाना ख़त्म हो जाता है तो फिर ये मूव ऑन कर जाते हैं। मूव ऑन जब करते हैं तो वजीर खान इनके पीछे पीछे आता है। फिर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है कि बीच में एक नदी आती है और नदी में आई रहती है बाढ़, और इस कारण से सिख क्रॉस करके कुछ लोग तो चले जाते हैं, कुछ लोग यहीं पर, जैसे कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह की यहीं पर जो है वो शहीदी हो जाती है। लेकिन इसके बाद से जो हमारे गुरु गोविंद सिंह है, दिस इज़ गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के साथ साथ इनके 40 और लोग जो है, 40 सिख जो है इनके साथ चले जाते हैं और जा करके फिर अल्टीमेटली चमकौर में चले जाते हैं। दिस इज चमकौर, एक छोटा सा गांव है, चमकौर में चले जाते हैं। और चमकौर में जाने के बाद में फिर अल्टीमेटली पीछे से वजीर खान फिर से आता है और यहीं चमकौर में ही युद्ध होता है चमकौर वॉर के नाम से। 1706 चमकौर वॉर होती है और अल्टीमेटली यहीं पर जो इनके बाकी दोनों और बेटे थे, दैट इज़ अजीत सिंह एंड जुझारू सिंह, उनकी भी शहीदी हो जाती है। और यहीं पर जो है गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं कि हम अपने 40 सिखों को 4 लाख सैनिकों के साथ में लड़ाएंगे। और इन्होंने भी बोला था, इनफैक्ट एक बड़ी ही फेमस जो है लाइन्स है, जैसे कि बोला जाता है चिड़ियों से मैं बाज लड़ावां एंड गीदड़ों से मैं शेर लड़ावां और फिर गुरु गोविंद सिंह कहलावां। तो ये एक अच्छी लाइन्स भी इन्होंने बोला था और यहीं से फिर चमकौर का वार होता है। चमकौर के वॉर में ऑब्वियसली बात है गुरु गोविंद सिंह को, मतलब गुरु गोविंद सिंह के जो बचे हुए 5 लोग थे, अल्टीमेटली 5 सिख ही बचते हैं और पंचव्रत बन करके आते हैं और फिर गुरु गोविंद सिंह को बोलते हैं कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शहीदी हो जाती है तो फिर पंथ का क्या होगा, पंथ खत्म हो जाएगा। और इस वजह से गुरु गोविंद सिंह यहाँ से चले जाते हैं और ये चमकौर से चले जाते हैं खिदराना में। तो दिस इज़ खिदराना में जाने के बाद में यहाँ पर औरंगजेब को ये एक पत्र लिखते हैं, औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखते हैं और मिलने को बोलते हैं औरंगजेब से, और इसको बोलते हैं ज़फ़रनामा। तो ज़फ़रनामा ये लिखते हैं और बोलते हैं, मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन फिर 1705 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली बहादुर शाह आ जाते हैं। तो दिस इज़ बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह 1 बोलते हैं इनको, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र बाद में बन जाते हैं। तो ये बेसिकली जा करके
गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर जो है दोनों के बीच में एक सहमति बन जाती है बहादुर सिंह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को यहीं पर एक जमशेद खान का नाम का बंदा रहता है, जमशेद खां, वो यहीं पर नांदेड़ महाराष्ट्र में, दिस इज़ नांदेड़ जो है वो महाराष्ट्र में है, और यहीं पर जो है वो इनकी हत्या कर देता है और इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह यहीं पर इनकी भी शहीदी हो जाती है और इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो ये थी बेसिकली सिखों के साथ में क्या वॉर हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं। हम लोगों ने जो मुगल्स हैं इनका बेसिक्स देख लिया है, मुगल्स के बेसिक्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो इनसे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर है और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। बट देखिए ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज ऑल दीज फैक्ट्स। सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, और बाकी हम लोग आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे और फिर इसके बाद से हम लोग मूव कर जाएंगे लेटर मुगल्स के पास। तो लेटर मुगल्स को देखेंगे और जो कुछ और भी एक दो चीज़ें हैं मिडिवल हिस्ट्री की उसको कंप्लीट करके फिर हम लोग मूव कर जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री की ओर में। मॉडर्न हिस्ट्री को फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए खैर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।